प्रस्तुत है रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी कंचन। विदेश से वापस आने के पश्चात मैंने छोटा नागपुर के चंद्रवंशीय राजा के दरबार में नौकरी कर ली थी। उन्हीं दिनों इस कहानी की शुरुआत हुई थी। मैं उस दिन सुनसान जंगल से वापस लौट रहा था। झोली में रंग बिरंगे पत्थर भरे थे, जिनका अपनी कोठी पर वापस जाकर अपनी प्रयोगशाला में मुझे परीक्षण करना था। उन दिनों आकाश टेसू के फूलों जैसी लाल चमक से विभोर था। शाल के पेड़ की टहनियों पर मंजरियां झूल रही थीं। मधुमक्खियों के झुंड मंडराते फिर रहे थे। कारोबारियों द्वारा लाख इकट्ठा करने का वक्त आ गया था। पेड़ और शहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़े एकत्रित किए जा रहे थे। संथाल जाति महुए बीनती फिर रही थी। नूपुर की झनकार के समान गूंजती हुई नदी वहीं पर बही जा रही थी। मैंने प्रेम से उस नदी का नाम रखा था तनिका। एक अद्भुत सावेश पूरे वातावरण में छाया हुआ था। इस वातावरण का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं मोहित सा हो गया था। काम करने की मेरी रफ्तार धीमी हुई थी और इससे मैं तंग आ गया था। दिन बीतने लगा था। कुछ आगे जाकर नदी दो हिस्सों में बट गई थी। बालू के एक टीले पर बगुलों का एक समूह मौन भाव से बैठा था। इन सबको ध्यानपूर्वक देखता हुआ मैं अपनी कोठी पर वापस आ रहा था। ऐसी सुनसान जगह पर वक्त काटना एक भारी समस्या होती है, इसलिए मैंने अपने प्रयोगों के लिए संध्या का वक्त निर्धारित किया हुआ था। डायनमो द्वारा बिजली की रोशनी कर विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्य, माइक्रोस्कोप और न जाने क्या क्या लेकर बैठ जाता हूँ। इसी प्रकार बैठे बैठे कभी आधी रात्रि हो जाती है। मुझे आज विशेष खोजबीन के पश्चात मैगजीन के चिन्हों का पता चला था, इसलिए मेरी वापसी आज विशेष उत्साह के साथ हो रही है। उस वातावरण में कौवे काँव काँव करते हुए सिर पर से अपने अपने घोंसलों की तरफ बढ़े जा रहे हैं। इसी वक्त एक रुकावट ने मेरे रास्ते को रोक दिया। मेरे समक्ष आकर एक रुकावट खड़ी हो गई। निर्जन मार्ग के एक टीले पर शाल के 5 पेड़ों का एक जमघट सा खड़ा था। उसके झुरमुट में एक पेड़ के तने से पीठ टिकाकर एक कोमल अंगों वाली बैठी थी। वो दोनों पांवों को वक्ष स्थल के समीप समेट कर मन लगाकर कुछ लिखे जा रही थी। मैं पेड़ की आड़ में खड़ा होकर उसकी तरफ देखने लगा। मेरे हृदय में न जाने कैसी हलचल सी मच गई। उस बाला को भी मेरे खड़े होने का कुछ भ्रम सा हो गया था। उसने लिखना तो बंद कर दिया, परंतु वहां से उठी नहीं। मैंने सोचा कि कहूँ, माफ कर दीजिए, किंतु कैसी माफी? मैंने ऐसा कौन सा दंडनीय अपराध किया था? यही सोचता हुआ मैं अपनी कोठी की तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरी नज़र धरती पर पड़ी फाड़ी हुई किसी चिट्ठी के लिफाफे पर जा पड़ी। मैंने उठाकर देखा, नाम भवतोष मजूमदार, ICS, मुकाम छपरा, हाथ की लिखावट लड़कियों जैसी। मैंने उलट पलट कर देखा। लिफाफे पर टिकट लगा हुआ है, लेकिन डाक खाने की मोहर नहीं। मेरी अकल ने तुरंत भांप लिया कि फटी चिट्ठी के लिफाफे पर किसी वेदनापूर्ण नाटक का खंडित चिन्ह विद्यमान है, और मैंने उस लिफाफे के रहस्य को जानने का भी प्रण ले लिया। जियोलॉजी की पढ़ाई के अभ्यास के साथ भीतर ही भीतर इस रहस्य से पर्दा उठाने का कार्य भी चल रहा था। जिस वक्त मैं रेडियम के कण पाने की उम्मीद लेकर अनुसंधान में डूबा था, उस वक्त मैंने शाल के पेड़ों की छाया और प्रकाश के बंधन में कंचन को बैठे हुए देखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि इससे पहले भी बंगाली बाला को देखा था, किंतु ऐसे आज़ाद और शांत वातावरण में देखने का मौका कभी नहीं मिला था। यहाँ उसके सुंदर शरीर की कोमलता के साथ जंगल के फूल ने अपनी भाषा का स्वर मिला दिया। विदेशी सुंदर अंगों वालियों को तो बहुत बार देखा था और वे अच्छी भी लगी थीं, किंतु किसी बंगाली बाला को पहली बार ही इस प्रकार से देखा कि उसकी समग्रता को उपलब्ध किया जा सके। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था
कि उसका संबंध किताबों से टूटा या नहीं। बहुत समय पहले मैंने एक गीत सुना था जिसमें एक लड़की के सौंदर्य का वर्णन था। वो गीत किन्हीं बसु महाशय का था। तब उस गीत को सुनकर भी मैंने भुला दिया था, परंतु आज बाला को देखकर लगा कि उस गीत में जिस बंगाली लड़की के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, वही लड़की आज मेरे नेत्रों के समक्ष है। जियोलॉजी शास्त्र में पढ़ा था कि जमीन के नीचे छिपी हुई अग्नि सामग्री अचानक तीव्र भूकंप से आंदोलित अवस्था में ऊपर आती है। आज अपने ही निम्न स्तर के अंधेरे में छिपी हुई उसी तपती हुई सामग्री को अचानक ऊपर की रोशनी में देखा। मुझ जड़ विज्ञानी ने अपने मन में इस प्रकार आंदोलित अवस्था की कभी उम्मीद नहीं की थी। मालूम हो गया कि रोजाना तीसरे पहर जब इसी मार्ग से कार्य से वापस आता तो वो मुझे विशेष नज़र से देखती, परंतु उसकी नज़र में क्या है ये अब तक मैं जान नहीं पाया था। कभी कभी मैं मार्ग से चलते हुए पीछे मुड़कर देखता तो ऐसा लगता मानो कंचन की दृष्टि मेरा पीछा कर रही है। मुझे मुड़ता देखकर वो अपनी नज़र घुमाकर उन कागज़ों की तरफ कर लेती जिस पर बैठी वो लिखा करती थी। मेरे विज्ञानी मन को ऐसा लगा कि वो किसी को पाने के लिए इतना मुश्किल व्रत कर रही है। भवतोष मजूमदार विलायत से वापस आकर छपरे में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो गया है। विलायत जाने से पहले इन दोनों में यहीं रहते समय गंभीर प्रेम हो गया था, परंतु अब पद पर नियुक्ति के पश्चात कोई विशेष संबंध नहीं रह गया है। दरअसल बात क्या है इसकी जानकारी तो खोजबीन करने से ही प्राप्त होगी। मेरे लिए ये सब जानकारी प्राप्त करना कोई मुश्किल कार्य नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त बंकिम बाबू पटनी कॉलेज में कार्यरत थे। उनको चिट्ठी लिखकर डाल दी कि बिहार के सिविल सर्विस में कोई भवतोष मजूमदार नामक महाशय हैं। मेरे किसी दोस्त ने अपनी लड़की के लिए इन्हें पसंद किया है। इस काम में मेरी मदद चाहते हैं। काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, किंतु संभवतः आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। आपका आभारी रहूँगा। उस महाशय की शादी के लिए क्या मत है ये भी लिखिए। चिट्ठी का जवाब मिला। रास्ता पथरीले से भी ज़्यादा बढ़कर है। उसकी सलाह के बारे में सुनो। मैं विश्वविद्यालय में डॉक्टर अनिल कुमार का छात्र था। जितना साधारण डॉक्टर साहब का पांडित्य था, उतना ही सरल उनका हृदय। उनकी नातिन को देखा तो मालूम हुआ कि सरस्वती देवी ने उनकी साधना से संतुष्ट होकर उनके बुद्धिलोक को ही प्रकाशमान नहीं किया, बल्कि वो रूप सौंदर्य को लेकर उनकी गोदी में आई है। चालाक भवतोष उनके इसी स्वर्गलोक में न जाने कहाँ से आ गया। उसकी बुद्धि तेज थी और वो बोल चाल में चतुर था। पहले धोखा खाया डॉक्टर साहब ने और बाद में उनकी नातिन ने। विवाह संबंध पक्का हो चुका था। इंतजार था भवतोष के विलायत से वापस आने का। विलायत का पूरा व्यय डॉक्टर साहब ने दिया था। सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण कर जब वो भारत वापस आया तो यहाँ के किसी उच्च पदाधिकारी की लड़की से शादी कर ली। उसके इस बुरे काम और धृष्टता से परेशान होकर डॉक्टर साहब नौकरी को छोड़कर अपनी नातिन के साथ कहाँ चले गए, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। चिट्ठी को पढ़कर कंचन का पूरा हाल पता चलता है। तभी दृढ़ संकल्प किया कि उसको लज्जा और दुख से मुक्त करूंगा। सूर्यदेव पश्चिम की तरफ जा रहे थे। शाम अपना आवरण फैला ही रही थी। ये वक्त कंचन के वापस आने का था। तभी कोई अनाड़ी उसके हाथ से लिखे हुए पेज छीनकर भाग गया। मैंने उनका पीछा किया और उन पेजों को पाने में कामयाब हो गया। मैंने वे सब पेज कंचन को वापस दिए। अपनी धरोहर को वापस पाकर कंचन ने स्निग्ध नज़र से देखते हुए कहा, अच्छी किस्मत से आप। मैंने कहा, मेरी अच्छी किस्मत से ही उस अनाड़ी ने ऐसा किया। इसका क्या अर्थ है? जरा चौंक कर उसने पूछा। अर्थ स्पष्ट है, परंतु मैं समझी नहीं। उसकी मदद से आपके साथ पहली बार बात हो सकी। इससे पहले तो यही सोचता रहता कि कैसे और क्या बात करूं, परंतु
वो तो एक चोर था। नहीं, वो चोर नहीं, वो मेरा ही सिपाही था। उसकी मदद से ही ये शुभ मौका आया है। कंचन ने अपने गहरे रंग की साड़ी का किनारा पकड़कर अपने चेहरे पर रख लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसी रुकते ही उसने कहा, काश ये सच होता तो बड़ा मज़ा होता। किसको? मुझे। और सहायता करने वाले का क्या इनाम होता? उसे घर ले जाकर चाय पिला देती। और इस नकली मददगार का क्या होगा? उसने जो चाहा वो उसे प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? जान पहचान की पहली बात। और क्या? बस। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बातचीत का ये दौर यहीं ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म कैसे होगा? अच्छा, यदि आपको पहले बात करने का मौका मिला होता तो पहली बात आप क्या कहती? मैं तो केवल यही पूछती कि सड़कों से पत्थर इकट्ठे करने में आपको लड़कपन नहीं लगता? फिर आपने क्यों नहीं पूछा? भय लगता था। भय? मुझसे? हाँ, दादू से सुना था कि आप बड़े विद्वान हैं। उन्होंने विलायत से छपा हुआ आपका लेख पढ़ा था। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु मैं समझ नहीं पाई। तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी, दीदी, दीदी तुम कहाँ हो? अंधेरा हो गया, आजकल वक्त ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब के आते ही मैंने उनके पाँवों की धूल लेकर प्रणाम किया। वे असमंजस में पड़ गए, परंतु मैंने उसी समय अपना परिचय दिया कि मेरा नाम नवीन माधव सेनगुप्त है। उसे सुनकर बूढ़े डॉक्टर का चेहरा खिल उठा। बोले, क्या कहते हो? आप ही डॉक्टर सेनगुप्ता हैं? आप तो बच्चे हैं। मैंने जवाब दिया, अभी बच्चे ही हूँ, 36 साल का बच्चा। आपको हमारे यहाँ चलना होगा। निर्णय सुनाने के लहजे में डॉक्टर साहब बोले, इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है दादू, ये तो पहले ही चलने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने मन ही मन कहा, अनिष्ट हो गया। कंचन ने ये कैसी शिकायत कर डाली। डॉक्टर साहब ने उत्सुकता से कहा, आपको शायद देश और काल नहीं नहीं, इन सभी बातों का मेरी नज़र में कोई महत्व नहीं है और न ही समझाने में आप अपना वक्त ख़राब करें। वक्त की क्या कमी है? ठीक है, आज हमारे घर ही भोजन करें। मैं शुक्रिया कहने जा ही रहा था कि कंचन बोल उठी, दादू, हर किसी को आमंत्रित कर मुझे कठिनाई में डाल देते हो। भला इस वन में अंग्रेज़ी भोजन कहाँ मिलेगा? ये विलायत का डिनर खाने वाले हैं। आप बेकार में अपनी नातिन को बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो बूढ़े डॉक्टर साहब मुझसे बोले, आप कब यहाँ आना पसंद करेंगे बताइए? मेरी पसंद तो कल ही हो सकती है, परंतु मैं कंचन देवी को दुखी नहीं करना चाहता। मुझे अन्वेषण के लिए जंगलों में जाना पड़ता है। वहाँ जो कुछ भी प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे इकट्ठा करके ले आता हूँ। दादू, इनकी बातों पर भरोसा मत करना, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैंने सोचा ये तो बड़ी अजीब लड़की है, जो बात करता हूँ उसी का विरोध कर देती है। इस प्रकार बातचीत करते करते हम सब कंचन के घर की ओर चले जा रहे थे कि कंचन एकाएक बोल उठी, अब आप अपने शिविर में वापस चले जाइए। क्यों? मैंने तो सोचा था आप लोगों को घर तक छोड़ आऊं। बस बस, हम स्वयं ही चले जाएंगे। तितर बितर स्थिति में मकान को दिखाकर मैं मजाक का विषय नहीं बनना चाहती। उसे देखते ही मेम साहब का स्मरण हुआता है। मजबूर होकर मुझे अलग होना पड़ा। उस स्थिति में मैंने कहा, कल आप लोगों के यहाँ जो मेरा निमंत्रण है वो मेरे नए नामकरण के लिए है। कल से नया माधव नाम के डॉक्टर का सेनगुप्त अंश छूट जाएगा। तब तो नाम में परिवर्तन कहिए, नामकरण क्यों कहते हैं? जैसा आप समझे। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। उस दिन मैं अन्वेषण के लिए लाए गए पदार्थों की जांच नहीं कर सका। मेरा मस्तिष्क कंचन के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन तनिका के तट पर कंचन के साथ मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब बच्चों की भांति मुझसे पूछ बैठे, नवीन, क्यों तुम शादीशुदा हो? मैंने उस भावार्थ प्रश्न का फौरन ही जवाब देते हुए कहा, अभी तक तो शादी नहीं हुई है। कंचन यहाँ भी नहीं चूकी। तुरंत बोली, दादू, अभी तक शब्द तो कन्या पक्ष वालों को ढांढस देने के लिए है, उनका कोई यथार्थ अर्थ नहीं। यथार्थ अर्थ नहीं, ये कैसे निर्धारित कर लिया? ये एक गणितीय उलझन है। फिर भी उच्च गणित कहने से जो चीज़ समझी जाती है वो ये नहीं है।
ये तो पहले से ही सुनने में आया है कि आप 36 वर्ष के बच्चे हैं। इस दौरान आपसे भी 5-7 बार कहा जा चुका है कि पुत्र बहू लाना चाहती हूँ, परंतु आपने कहा इससे पहले मैं लोहे के बॉक्स में रुपए लाना चाहता हूँ। इसके पश्चात इस दौरान आपका सब कुछ हो गया, केवल फांसी बाकी है। आखिर में प्रांतीय सरकार का बड़ा पद जुट गया तो माँ ने फिर कहा, अब तो पुत्र शादी करनी होगी, मेरी जिंदगी के और कितने दिन शेष है। आपने कहा मेरा जीवन और मेरा विज्ञान एक है, उसे मैं देश के लिए बलिदान करूंगा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। मजबूर होकर उन्होंने नेत्रों का पानी पोंछकर मौन धारण कर लिया। आपके 36 साल का हिसाब लगाते वक्त मैंने कहीं त्रुटि की हो तो कहिए। वास्तव में बताइए, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बोली, हम लोगों के देश में आप लोग लड़कियों को जीवन साथी के रूप में पाते हैं, विश्व का जिससे कोई सरोकार नहीं, परंतु विदेश में तो लोग विज्ञान के पुजारी हैं, उनको तो उपयुक्त तपस्विनी मिल ही जाती है, जैसे अध्यापक क्यूरी को सहधर्मिणी मैडम क्यूरी। तो क्या वैसी कोई आपको वहाँ रहते हुए नहीं मिली? कंचन के कहते ही कैथरीन के बात स्मरण हो आई। लंदन में रहते वक्त साथ ही काम किया करते थे, यहाँ तक कि मेरी एक खोजबीन करने की पुस्तक में मेरे नाम के साथ उसका नाम भी छपा था। मुझे स्वीकार करना पड़ा। तब कंचन ने तुरंत ही पूछा, उनके साथ आपने शादी क्यों नहीं की? वे क्या इसके लिए राजी नहीं हुई? उन्हीं की तरफ से तो प्रस्ताव आया था, तो मेरा नाम भारतवर्ष का ठहरा, इसलिए। यानी प्रेम की सफलता आप जैसे साधकों की कामना की चीज़ नहीं। लड़कियों के जीवन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत है और आप जैसे लोगों का वैयक्तिक। इसका जवाब मुझसे नहीं दिया गया। मुझे मौन देखकर कंचन फिर बोली, बंगला साहित्य थोड़ा सा भी आपने नहीं पढ़ा? उसमें यही बात दर्शाई गई है कि लड़कियों का व्रत पुरुष को बांधना है और पुरुष का व्रत है उस बंधन को काटकर ऊपर लोक का मार्ग पकड़ना। कच भी देवयानी के अनुरोध को तिरस्कृत कर निकल पड़ा था। आप माँ की विनती न मानकर चल दिए हैं। एक ही बात हुई, नर और नारी में चिरकाल से चला आने वाला यही संघर्ष है, चाहे भले ही अबला क्रंदन होता रहे। उस क्रंदन से आप लोग अपनी पूजा का नैवेद्य सजा लीजिए। देवता के उद्देश्य से ही नैवेद्य की भेंट होती है, लेकिन देवता निरासक्त ही रहते हैं। मैं उसका मुंह ताकता रहा। देवयानी ने कच को क्या शाप दिया था जानते हैं नवीन बाबू? पल भर रुक कर उसने पूछा। नहीं, अपने ज्ञान साधन का फल आप खुद ही सोच पाएंगे नवीन बाबू। हाँ, दूसरों को दान कर पाएंगे। मुझे ये बात कुछ अटपटी लगती है। यदि ये शाप आज कोई विदेशी लोगों को देता तो वो बच जाता। विश्व की सामग्री को अपनी सामग्री के साथ व्यवहार करने के कारण ही यूरोप वाले लालच रूपी दरवाजे पर प्राण देते हैं। उस दिन जो बातचीत हुई वो केवल हास परिहास ही नहीं थी, उसमें युद्ध की तरफ इशारा था। हालांकि कंचन के साथ अब मेरा संबंध सुधर गया था, किंतु फिर भी मैं उसके समक्ष खड़े होकर उसकी चरम अभिलाषा की थाह पाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। हाँ, एक दिन अवश्य पिकनिक के वक्त ये सुअवसर मिल गया। उस दिन डॉक्टर साहब शिवालय के खंडहर की सीढ़ी पर बैठकर रसायन शास्त्र की कोई नई प्रकाशित हुई पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। एक आबनूस के वृक्ष में झाड़ी में बैठकर कंचन एकाएक कह उठी, इस महाकाल के जंगल में एक अंधी प्राण शक्ति है, उससे भयभीत हूँ। पुराने भवनों के दरार से लुक छिप कर पीपल का बीज निकलता है और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ों से उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। ये भी वैसा ही है। दादू के साथ यही बात हो रही थी। दादू कह रहे थे, बस्ती से बहुत दिनों तक दूर रहने से प्रकृति के अभाव से मनुष्य का मन दुर्बल हो जाता है और व्यक्ति का प्रकृति का प्रभाव प्रखर हो जाता है। मैंने जवाब दिया, मेरा मानना है कि ऐसे मौक़ों पर मनुष्य का साथ अंदर और बाहर से मिलना चाहिए।
जिसका असर मानव प्रकृति को पूरा कर सके। जब तक ये नहीं होगा तब तक अंधशक्ति से हार ही माननी पड़ेगी। काश अब मामूली, कहते कहते मैं रुक गया। हाँ हाँ कहिए, हिचकिचाइए नहीं, कंचन ने जल्दी से कहा। ये तो जानती ही हैं कि मैं वैज्ञानिक हूँ, इसलिए जो कहने जा रहा हूँ उसे व्यक्तिगत अनुराग रहित होकर ही कहूँगा। आपने एक दिन भवतोष को बहुत प्रेम से देखा था, क्या आज भी उसे उसी प्रकार? मान लीजिए नहीं करती, तब मैंने ही आपके मन को वहाँ से हटाया है। ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन आपने ही नहीं बल्कि इस अंध शक्ति ने भी। इसलिए मैं इस हटने को श्रद्धा की नज़र से नहीं देखती। ऐसा क्यों है? लंबे समय की कोशिशों से मनुष्य मन की शक्ति में अपने आदर्श की रचना करता है। प्राण शक्ति की अंधता उस आदर्श को नष्ट कर देती है। आपके प्रति जो मेरा स्नेह है वो उसी अंध शक्ति के आक्रमण का परिणाम है। नारी होकर भी आप स्नेह पर ऐसा लांछन मढ़ती हैं। नारी होने की वजह से ही तो ऐसा कह रही हूँ। स्नेह का आदर्श हमारे लिए पूजा की वस्तु है, उसी को सतीत्व कहते हैं। सतीत्व एक आदर्श है। ये वस्तु जंगल की प्रकृति की नहीं है, मानवी है। इस सुनसान में इतने दिनों से इसी आदर्श की पूजा कर रही थी। सारी चोटों को सहने और धोखा खाने के पश्चात भी उसे बचा सकी तो मेरी पवित्रता भी नहीं जाएगी। क्या भवतोष के लिए अब भी सम्मान का स्थान है? नहीं। उसके पास जाना चाहती हो? नहीं। तो फिर? कुछ भी नहीं। मैं मतलब नहीं समझा। आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपकी संपत्ति ज्ञान है, उच्चतर शिखर पर, वो भी अव्यक्तिगत है। नारी संपत्ति हृदय की संपत्ति है। यदि उसका सब कुछ चला जाए, वो सब कुछ जो बाहरी है, जिसे छुआ जा सकता है, तब भी उस स्नेह में वो वस्तु बची रहती है जो कि अव्यक्तिगत है। झगड़े में वक्त बर्बाद नहीं कीजिए। मुझे कुछ ही दिनों में खोजबीन करने के लिए अन्यत्र कहीं जाना होगा। किंतु फिर क्यों नहीं गए? आपसे। तभी कंचन ने बुलाया, दादू। डॉक्टर साहब अपना पढ़ना लिखना छोड़कर उठ गए और मीठे स्वर में बोले, क्या बात है दीदी? आपने उस दिन कहा था कि मानव का सच उसी की तपस्या के भीतर से प्रकट हुआ है। उसका प्रकट करना प्राणी शास्त्र से समझी जाने वाली अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। दादू, तो फिर आज अपनी और आपकी बात का फैसला कर दूं? कई दिनों से दिमाग में हलचल सी मची हुई है। मैं खड़ा हो गया और बोला, मैं जाता हूँ। नहीं, आप रुकिए। दादू, आपका वही पद फिर रिक्त हुआ है और सेक्रेटरी ने दोबारा आपको बुलाया भी है। हाँ, तो फिर आपको उस पद को स्वीकार करना होगा। बहुत जल्द वहीं वापस जाना होगा। डॉक्टर साहब बेचारे मूड बनकर कंचन के चेहरे की तरफ देखते रहे। कंचन बोली, अच्छा, अब समझी। आप इसी सोच में मग्न हैं कि मेरा क्या होगा। यदि अहंकार की अधिकता न हो तो आपको ये बात माननी होगी कि मेरे बिना आपका एक दिन भी नहीं चल सकता। मेरे न होने पर 15वीं अश्विन को आप 15वां अक्टूबर मान बैठते हैं। जिस दिन घर में अपने सहयोगी अध्यापक को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, उसी दिन लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद करके कोई निदारुण इक्वेशन का हल ढूंढने में लग जाते हैं। नवीन बाबू सोचते होंगे मैं बात को घुमा फिरा कर बोल रही हूँ। आज ऐसी अशुभ बातें सब अभी समाप्त हो जाएंगी। आप चलें तो मेरे साथ अपने काम पर छूटी हुई गाड़ी फिर वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखकर बोले, तुम्हारी क्या मर्जी है नवीन? मैं पल भर स्तब्ध होकर बोला, कंचन देवी से ज़्यादा अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता। कंचन ने उठकर मेरे पांव छूकर प्रणाम किया। मैं हिचकिचाते हुए पीछे हट गया। कंचन बोली, हिचकिचाइए मत, आपकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये बात किसी दिन स्पष्ट हो जाएगी। आज आपसे यहीं आखिरी विदा लेती हूँ। जाने से पहले अब मुलाकात नहीं होगी। ये कैसी बात कर रही हो दीदी? डॉक्टर साहब ने पूछा। दादू, इतना ही बोल पाई कंचन। मैंने उसी पल डॉक्टर साहब का चरण स्पर्श किया। उन्होंने मुझे छाती से लगाकर कहा, मैं जानता हूँ नवीन कि तुम्हारी ख्याति का मार्ग तुम्हारे सामने प्रशस्त है।
अपने स्थान पर वापस जाकर पहला रिकॉर्ड निकाला। उसे देखते ही मन में अचानक आनंद की अनुभूति हुई। समझा, मुक्ति इसको ही कहते हैं। शाम के समय दिन भर का काम काज निपटाकर आंगन में आते ही महसूस हुआ कि पंछी पिंजरे से भले ही छूट गया है, परंतु उसके पाँवों में जंजीर की एक कड़ी अब भी उलझी हुई है, जो हिलते डुलते आवाज करती है। ये थी arparejo.com की प्रस्तुति।